हम आपको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर यह है, बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ गई। बीजेपी एलजेपी के दोनों धड़ों को 5 सीट देने को तैयार है। 5 में से चिराग और पशुपति, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में बंटवारा होगा। जीतन राम मांझी की हम सेक्युलर को 1 सीट जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को बीजेपी 1 सीट दे रही है। कुशवाहा 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को उनको 1 सीट देनी होगी। मुकेश सहनी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। निषाद समाज को एससी कैटेगरी में आरक्षण की मांग लगातार उनकी तरफ से हो रही है। अब निषाद समाज को क्या मिलता है? जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कई दौर की बैठक बीजेपी की हो चुकी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंगलवार को दिल्ली में थे, वो दिल्ली से लौट चुके हैं, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। उधर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। तो बिहार में सीट शेयरिंग के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन लगभग तय हो चुका है। अब ये फॉर्मूला है क्या, बनेगा कैसे? क्या चिराग पासवान मानेंगे? क्या निषाद समाज को कुछ मिलेगा? क्या नीतीश कुमार संतुष्ट हो पाएंगे? बता रहे हैं हमारे 2 साथी अर्पिता और राजीव। तो फिलहाल यहाँ पर अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय है और उस फॉर्मूले पर सबकी सहमति है या नहीं है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल 5 सीट एलजेपी को देते हुए और हमको 1 सीट देने की तैयारी दिख रही है फिलहाल। देखो अर्पिता, चूंकि मांग यहाँ पर ये हो रही थी, चूंकि एलजेपी के 2 हिस्से हो चुके हैं। पशुपति पारस एक तरफ है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। दोनों 6-6 सीट की मांग कर रहे हैं और रामविलास पासवान जिस सीट से लड़ते थे उस सीट से विशेष डिमांड हो रही है कि यहाँ से पशुपति पारस कह रहे हैं कि मैं लड़ूं और वहीं से चिराग पासवान भी चाहते हैं। लेकिन इस बीच में जो अन्य दल है, रालोसपा है, वो 2 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 सीट उसको बताया जा रहा है कि दी जा सकती है। उसी तरह वीआईपी को भी 1 सीट दी जा सकती है जुड़ने पर, और आरएसपी को भी 1 सीट। लेकिन अभी सस्पेंस जेडीयू को लेकर बना हुआ है कि आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के बीच में क्या तय होता है, वो सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि उससे पहले भी सस्पेंस, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नीतीश विदेश चले गए थे, वापस लौटे, बहुत सारी खींचतान की स्थिति फिलहाल बिहार में दिख रही है। रोहित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, फिलहाल किस तरीके की हलचल बिहार में और किसको क्या मिल सकता है, कितनी सीट मिल सकती है? देखिए, ये पूरा मामला जो सीट शेयरिंग का बिहार में फंसा हुआ था, वो दरअसल चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच का जो झगड़ा है, ये पारिवारिक झगड़ा, उसके वजह से ही फंसा हुआ था। काफी सारे नेता जो है बीजेपी के, वो लगातार चिराग पासवान से और पशुपति पारस से भी अलग अलग बातचीत कर रहे थे और दोनों पार्टियों को विलय करने की बात कही जा रही थी और मिलकर दोनों को 5 सीटें दी जानी थी। ऐसी ऑफर जो है बीजेपी की तरफ से दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है दोनों चाचा भतीजा मानने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद बीजेपी ने अब सख्त रुख इख्तियार किया है और उसके बाद अब जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि 5 सीटें ही बांटी जाएंगी चिराग और पशुपति पारस के बीच में, जिसमें से संभवतः 4 सीटें जो है वो चिराग पासवान को पार्टी को जा सकता है, जिसमें से खुद हाजीपुर की जो सीट थी, जो चिराग लड़ना चाह रहे थे, वो भी सीट चिराग पासवान को दी जा सकती है और 1 सीट जो है वो पशुपति पारस को दिया जा सकता है, जो कि समस्तीपुर से उनको लड़ने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि समस्तीपुर से लड़ने के लिए पशुपति पारस तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी ने अपना रुख जो है वो थोड़ा अब कड़े कर लिया है और कड़ा रुख के बाद अब 5 सीटें जो है वो दी जानी है, जो बताया जा रहा है चिराग और पशुपति पारस के बीच। साथ ही बीजेपी जो है वो अपने 17 जो विनिंग की सीट्स हैं उसको रिटेन करेगी, ऐसी खबर भी आ रही है। जी रोहित, जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच क्या होगा? जेडीयू कितनी सीटें हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि 17 में से कुछ जेडीयू चाहेगी या जेडीयू के पास जो है उसमें से बीजेपी चाहेगी? देखिए सईद, जो खबर आ रही है कि बीजेपी अपने एक भी जो विनिंग कैंडिडेट है यानी विनिंग सीट है उसमें कोई फेरबदल ज्यादा करने वाली नहीं है, यानी कि 17 सीटें जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी, 17 सीटों पर एक बार फिर से ही अपने उम्मीदवार उतारेंगी, सब सीटों पर चुनाव लड़ेगी 17 की 17। जेडीयू की तरफ से खबर आ रही है कि जेडीयू ने पिछले बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 पर जीत हुई थी, तो इस बार क्योंकि अतिरिक्त जो गठबंधन के साथी अब आ गए हैं, मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, संभवतः मुकेश सहनी भी आ सकते हैं, पशुपति पारस भी है उसमें, तो ऐसे माना जा रहा है कि 1 से 2 सीटें जो हैं वो जेडीयू को कम दी जा सकती हैं, यानी 15 का आंकड़ा जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 15 सीटें जो है वो जेडीयू को मिल सकती हैं, 17 सीटों पर बीजेपी ही लड़ेगी और उसके बाद 5 सीट जो हैं
वो लोजपा के बीच में बटेगा, यानी कि पारस और चिराग के बीच में जीतन राम मांझी को एक सीट दी जा सकती है, कुशवाहा को भी एक सीट दी जा सकती है और एक सीट जो है मुकेश सहनी को भी देने की लेकर चर्चा चल रही है। तो यानी कुल जो है 40 का आंकड़ा इस तरीके से जो है बिठाया जा रहा है, लेकिन असली झगड़ा रोहित जरा आप रहिए, फिलहाल ओवैसी भी अब इस समर में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में जहां 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार जिस तरह अब सीट शेयरिंग का एक तरफ फॉर्मूला तय किया जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी भी थोड़े पेच हैं जिनको सुलझाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, लेकिन ओवैसी अपने रण के लिए तैयार है। 11 उम्मीदवार उतारने की तैयारी ओवैसी की दिख रही है बिहार में। और ये कौन सी सीट जहां पर ओवैसी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे अपने कैंडिडेट्स के साथ? कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, काराकाट, गया और उजियारपुर। तो 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी ओवैसी की। रोहित, यानी ओवैसी भी ताल ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 11 कैंडिडेट उतारने की तैयारी है बिहार में। बिल्कुल अर्पिता, देखिए ओवैसी ने घोषणा कर दी है कि 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और ये जो 11 सीटें हैं कितनी रणनीति के हिसाब से देखिए तो चुनी गई हैं। मुस्लिम बहुल इलाके हैं इसमें से कई जो है जहां पर मुस्लिम आबादी 40% से लेकर 70%, 75% तक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देख लीजिए किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है। ये सीमांचल का क्षेत्र है जहां पे मुस्लिम आबादी 40% से 75% तक है। उसके बाद दरभंगा ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, यहाँ पर भी मुसलमान की आबादी जो है वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादातर सीटें वो चुनी गई हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और जाहिर सी बात है ओवैसी जब इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो इसका सीधा नुकसान जो है वो आरजेडी और कांग्रेस को ही पहुंचेगा, ये साफ है। और इसीलिए ओवैसी ने ऐसी सीटें चुनी है जिसका साइड इफेक्ट जो है वो महागठबंधन को ही झेलना पड़ सकता है। अर्पिता जी, रोहित बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने उन सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं।